भारत में पहली बार वन नीति कब और किस उद्देश्य से लागू की गई? स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब लागू की गई? इसके उद्देश्यों को विस्तार से लिखें। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में किस प्रकार का परिवर्तन देखा गया और क्यों? राष्ट्रीय वन नीति 2018 के उद्देश्यों पर चर्चा करें। भारत में वन नीतियों की क्रियान्वयन पर टिप्पणी करें। दोस्तों, आपका स्वागत है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के 57वें एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति की। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति की। जब फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं तो फॉरेस्ट से रिलेटेड फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को भी देखना होगा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि वन जो है वो राज्य की संपत्ति होती है, लेकिन जो राज्य की अवधारणा है, ये आज जो हमारे पास है, हमारी दुनिया में हम आसपास जो देख रहे हैं, ये एक नई चीज है। लेकिन जब इतिहास में, प्राचीन काल में, वन एक राष्ट्रीय वन तब भी राज्य की संपत्ति हुआ करती थी और ये सिर्फ दोहन के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इसका वनों में वन नीति का तब तात्पर्य सिर्फ वन से वन उत्पादों का दोहन, जैसे जिसमें कि मुख्य रूप से लकड़ी, जड़ी बूटी और जंगली जानवर। और जंगली जानवरों में जो सेना के लिए हाथी, खाल के लिए हिरन और हिरन के खाल और सींग और अन्य छोटे बड़े जानवर जिनका की शिकार किया जाता था। लेकिन जब ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा था, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, यानी कहें कि 19वीं शताब्दी जब तक आधी खत्म हो गई, तब तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अपना पैर पसार चुका था, अपनी जड़ें जमा चुका था, या कहें कि वेल स्टेब्लिश्ड हो चुका था, वो स्थापित हो चुका था। अब उनको लगा कि नहीं, कि फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, धीरे धीरे कम हो रहा है या फिर इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो अब एक स्पष्ट नीति की जरूरत है, क्योंकि वनों पर अधिकार हमेशा, अक्सर ऐसा होता था कि वनों में आप जनजातियों से भिड़ंत हो जाती थी अंग्रेज अधिकारियों की, चाहे वो तिलका मांझी का विद्रोह हो, बिरसा मुंडा का विद्रोह हो, या संथाल परगना का विद्रोह हो, या फिर देश के अन्य जो जितने भी जनजातीय विद्रोह हैं, कहीं ना कहीं वो वन अधिकार और वन से मिलने वाले उत्पादों को लेकर अंग्रेज अधिकारियों और उनके कंपनी और ठेकेदारों से उनकी एक सीधी टक्कर थी। तो अब एक कोशिश की गई कि वन नीति पर आने की, और इसके लिए जो भारत में पहली वन नीति लागू की गई, भारत में पहली बार 1894 में वन नीति लागू की गई। इसका उद्देश्य था कि भारत मतलब स्थायी कृषि को वानिकी से अधिक महत्व दिया जाए। मतलब कि यहाँ पर उस समय तक वानिकी यानी कि वन भी खेती का ही एक साधन था, लेकिन ये एक ऐसी कृषि थी जहां पर की रोपण नहीं होता था, सिर्फ यहाँ के रोपाई नहीं, सिर्फ कटाई ही होती थी। यहाँ सिर्फ हार्वेस्टिंग ही होती थी। मतलब वनों में पेड़ पौधे लगाने की कोई वैसी खास परंपरा नहीं थी। आदिवासी समाज में रही होगी, लेकिन बाहर नहीं था। अब एक से एक राजाओं के बारे में सुना होगा, जिसने कि दर्जन शेर मारे, 1000 शेर मारे। शेर के नाम पर शेर खान, शेर अफगान, शेर सिंह जैसे आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो जाहिर है इनको जरूरत था एक करने की, इसको नीति बनाकर उसको रेगुलेट करने की, इसलिए राष्ट्रीय वन नीति की बात की गई, जो कि 1894 में पहली बार लेके आया गया। रियायती दर पर लोगों की वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी तथा वन राजस्व को गौण माना जाएगा। यानी कि अब क्या किया गया कि वन से जो राजस्व प्राप्ति का जो साधन था, वन से जो राजस्व प्राप्त किया जाता था, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनको वन से जो मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो उपज है, लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके, रियायती दर पर, आसानी पर, या फिर सस्ते में। अब इसके राजस्व पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात वनों से अधिक राजस्व प्राप्त किया जाएगा। यानी कि पहले लोगों के वन उपज मतलब जो स्थानीय लोग हैं, जो आदिवासी हैं या वनवासी हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के बाद वन से जितना हो सके उसका दोहन किया जाए। इसमें वनों को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया। पहला है संरक्षित वन, व्यापारिक वन, लघु वन और चारागाह वन। ये ऑलमोस्ट अभी तक ये वर्गीकरण जो है, ये क्लासिफिकेशन अभी तक ये लागू है। तो
पहले जो हमने कुछ सवालों पर बात किया था, पहला था कि भारत में पहली बार वन नीति कब और किस उद्देश्य से लागू की गई। तो उसका उत्तर है मुझे लगता है आपको मिल गया होगा कि भारत में पहली वन नीति जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1894 में लागू की गई और इसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था वन उत्पाद को अधिक से अधिक प्राप्त करना और जो स्थानीय टकराव है उसको कम करना और वनों का एक वर्गीकरण करना, जो संरक्षित और व्यापारिक वन, लघु वन, इसके बारे में जब इसको विस्तार से आप देखेंगे तो इसका सारा चीज मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1952 की। ये स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति है। अब भारत आजाद हो चुका था, अब एक उत्तरदायी सरकार बन चुकी थी। 1952 में भारत चुनाव हुए और एक चुनी हुई सरकार आई भारत में पहली बार, लोकतांत्रिक सरकार आई। इससे पहले जो एक अंतरिम सरकार बनी थी, लेकिन और इसने एक राष्ट्रीय वन नीति 1952 को पास किया। राष्ट्रीय वन नीति पर निम्नलिखित बातों पर बल दिया। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या बात है जो कि मुख्य बात है। यहाँ पहली बार वनों के दोहन के स्थान पर उनके विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया गया। यानी कि अब वनों का दोहन नहीं करना, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, अब वनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। यानी कि यहाँ पर अब एक ऑप्टिमम यूज जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को जन्म देगा आगे चलकर, वो एक अवधारणा आई। देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग पर वन की बात की गई। यहाँ पहली बार ये बात महसूस की गई कि देश का जो कुल भूभाग है उसका 33% हिस्से पर वन होना चाहिए, वन अनिवार्य है। जनजातीय लोगों को स्थानांतरित कृषि को छोड़ने के लिए समझाना। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने बात किया कि देश में रहने वाले कुछ जनजातीय लोग जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, स्थानांतरित कृषि, जिसको कि झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, लोगों को समझाना और इससे लोगों को दूर करना ताकि वनों का नुकसान कम से कम हो। वन कानूनों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन। वन कानून तो पहले से भी थे, लेकिन स्थानीय जमींदारों और स्थानीय जो प्रभावशाली लोग थे उनके दबाव में वन कानूनों का अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाता था, जिसके कारण, क्योंकि शिकार एक तब भारत अभी आजाद हुआ था, राजतंत्र अभी समाप्त ही हुआ था, तो लेकिन राजतंत्र, वो राजसी ठाठ अभी लोगों में खत्म नहीं हुआ था और शिकार जो है एक कहेंगे रॉयल्टी का, राजशाही का प्रतीक माना जाता था। ऐसे में वन कानूनों को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन, उसको लागू करना एक बड़ी समस्या थी। इसमें जो प्रथम वन नीति 1952 की है उसमें इस पर भी जोर दिया गया। वन संसाधन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करना। वन संसाधनों को के प्रबंधन के लिए, वन का जो संसाधन है, चाहे लकड़ी, पेड़, जैसे कि जो पेड़ बड़े हो, प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि प्रबंधन में मतलब होता है कि जो तैयार हो गया उसको वहां से निकाल दें, जिसका इस्तेमाल कर सकते कर लें और उसके स्थान पर नया लगा दें। यानी कि एक पूरा मैनेज करना है कि जो जाएगा, आना जाना, सबको इनपुट और आउटपुट दोनों को मेंटेन करना। वन प्रदेशों में चराई बंदी लागू करना। जैसे कि हम पहले एपिसोड में बात कर चुके हैं चराई बंदी के बारे में। जब ओपन ग्रेजिंग होता है, जब पशुओं को खुले में चराया जाता है, तो होता यह है कि आप अभी देखेंगे, अभी बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो छोटे छोटे बहुत सारे पौधे उग आते हैं। जब पशुओं को खुला छोड़ चराते हैं तो होता यह है कि पशु उन छोटे छोटे पौधों को खा जाते हैं, जो कि बहुत कोमल होता है और वो फिर बड़े होकर पेड़ नहीं बन पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यह अधिकार दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो वनों के आसपास है उनको अपने उपयोग, दैनिक उपयोग के लिए लकड़ी प्रदान की जाए। उनको इतनी छूट दी जाए कि जंगलों से वो दैनिक इस्तेमाल के लिए लकड़ी ला सकें। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ, इसने बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ और इसके कारण वनों का बहुत ज़्यादा ह्रास भी हुआ। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इमारती लकड़ियों की उपलब्धता में सुधार लाना। यहाँ पर हो ये रहा था कि औद्योगिक उपयोग के लिए लकड़ियों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा था, चाहे वो जहाज़ों के स्ट्रक्चर बनाने हो, ट्रकों या फिर और बसों का स्ट्रक्चर तैयार करना हो, रेलवे लाइन बिछाना हो, इनमें स्लीपर्स के लिए भी भारी मात्रा में सखुआ या साल की लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ, जिसने कि वनों का ह्रास में बहुत बड़ा योगदान था। सामाजिक वनिकी को बढ़ावा देना, सोशल फॉरेस्ट्री या एग्रो फॉरेस्ट्री।
सामाजिक वानिकी को एक प्रकार से आप एग्रो फॉरेस्ट्री भी कह सकते हैं। सामाजिक वानिकी मतलब एक ऐसा वानिकी होगा जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों को, समाज के जो अधिक से अधिक लोग हैं उनको शामिल किया जाए वानिकी में, ताकि जो भी हमारे जो अनुपयोगी जमीन है, अनुपयोगी भूमि है, उस पर वृक्षारोपण किया जा सके, चाहे वो गांव की जमीन हो, सरकारी जमीन हो या किसी का व्यक्तिगत जमीन हो। अब इन यहाँ पर ऐसे पौधों को लगाया जाता है जिससे कि स्थानीय स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जा सके, लकड़ियों के लिए, फलों के लिए, पत्तों के लिए, जड़ी बूटियों के लिए वगैरह के लिए। वानिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, वानिकी के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भी इसमें बात की गई। और अब हम इसके बाद आता है वन नीति 1988 की बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा कुछ वानिकी के अनुसंधान को प्रोत्साहित, वानिकी के अनुसंधान से रिलेटेड कुछ बात करना चाहेंगे। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं वानिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। यदि वानिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की हम बात करें तो इसमें देखेंगे कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना की गई। केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर की स्थापना हुई। वर्षा तथा आर्द्र पतझड़ वन संस्थान जोरहाट जो कि असम में है, इसकी स्थापना हुई। काष्ठ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला। वन उत्पादकता केंद्र रांची। सामाजिक वानिकी तथा पर्यावरण केंद्र इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वन जैव विविधता संस्थान हैदराबाद। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र इलाहाबाद। वन आधारित आजीविका और विस्तार केंद्र अगरतला। वन विभाग वन शिक्षा निदेशालय देहरादून। इन अलग अलग संस्थानों की स्थापना की गई। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1988 की। हम बात कर रहे हैं अब राष्ट्रीय वन नीति 1988 की। दोस्तों माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि मैं शॉर्टकट से कर रहा था, मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, पता नहीं रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया। एक्चुअली टूट जाता है फ्लो, कितने बहुत दिनों से वीडियो बनाया नहीं, इसलिए थोड़ा सिस्टम कभी कभार भूल जाता हूँ, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। अब चूंकि देखिए 1988, अब ये अब दौर आ चुका है 1988 का, यानी कि ये वो दौर था जब पूरी दुनिया पर्यावरण और वन पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण को लेकर काफी जागरूक हो चुकी थी। रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन हो चुका था और भारत में भी पृथ्वी सम्मेलन हो चुका था, रियो डी जेनेरियो वाला, और पूरी दुनिया कार्बन इमिशन को कम करने और जैव विविधता को संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता दिखा रही थी। ऐसे में भारत की वन नीति या पर्यावरण नीति को प्रभावित होने से नहीं रोका जा सकता। तो चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 की। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ने वनों की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्जीवन तथा विकास दर पर मुख्य रूप से बल दिया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ने निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया। तो सबसे पहले इसमें क्या था, देखिए सुरक्षा, संरक्षण, यानी कि पहले वनों की सुरक्षा, उसके बाद उसका संरक्षण कि वनों का ह्रास नहीं हो। पुनर्जीवन, जहां वन समाप्त हो चुके हैं या फिर जहां वनों की सघनता कम हो चुकी है वहां दोबारा वनों का लगाना। और वन क्षेत्र का या टोटल वन का जो एरिया है उसमें विस्तार, क्योंकि तब शायद ये 24% के आसपास रहा होगा 1988 के आसपास। जो टोटल एरिया था वन का भारत में वो 24% के आसपास था। तो पहला जो सुझाव है इसमें बात करेंगे उसकी, तो बात करें पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण तथा पुनर्स्थापना के द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को कायम रखना। जैसा कि हम पहले बात की, जैसे जानते हैं कि जो वन जो होता है, वनों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये
वन ही है जो कि जहरीले गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जहरीले गैसों को अपने आप में अवशोषित कर लेता है और फिर उसे शुद्ध करके हमारे उपयोग के लिए धरती को स्वच्छ बनाता है। इसलिए इसका संरक्षण जरूरी है। पर्यावरणीय स्थिरता के लिए वनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। विभिन्न प्रकार के वनस्पति एवं जीव जंतु के साथ वनों का एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षण। इसमें बात की गई राष्ट्रीय वनों के संरक्षण की। इसके लिए आपको अलग अलग आप देखेंगे कि 1988 के बाद बहुत सारे, हालांकि 1972 के बाद से ही बहुत सारे टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क बनने शुरू हो गए थे। इसके द्वारा, हालांकि टाइगर रिजर्व एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा एक टाइगर रिजर्व अपने आप में बहुत सारे जीवों का, जंगलों का संरक्षण करता है। नदियों, झीलों तथा जलाशयों के जल ग्रहण प्रदेशों में मृदा अपरदन तथा अनुच्छादन पर नियंत्रण। नदियों, झीलों तथा जलाशयों के जल ग्रहण प्रदेश जिसको कि वाटर शेड एरिया बोलते हैं या फिर कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। किसी भी नदी का जो कैचमेंट एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा मृदा अपरदन होता है क्योंकि वहीं से पानी बहकर नदियों में जाता है और यहाँ अनुच्छादन होता है। इसके नियंत्रण के लिए यहाँ पर पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी इसमें बात की गई। राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश में तथा समुद्र तट के निकट रेत के टीलों के विस्तार को रोकना। इसमें बात किया गया कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर जो पूरब की ओर यानी पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर मरुस्थल का विस्तार हो रहा है उसको रोकना, और रेत के टीलों का विस्तार तथा जो तटीय क्षेत्र में है उनके वहां भी रेत के विस्तार को रोकना, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, क्योंकि ये जितना दूर तक फैलेगा रेत वो उस पूरे जगह को वो अनउपजाऊ बना जाता है। इसके लिए वनों की एक दीवार कह सकते हैं कि एक मेखला तैयार की जाती है, एक रिंग तैयार किया जाता है जो कि धूल को आगे या फिर जो रेत है, रेत के टीले हैं उसको आगे बढ़ने नहीं देते। बृहद वन रोपण तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा वन आवरण में ठोस वृद्धि। इसमें बृहद वन रोपण तथा सामाजिक वानिकी, यहाँ पर सामाजिक वानिकी को बहुत ज्यादा जोर दिया गया इसमें, और इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए। आप 90s के जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि उस दौर में बहुत सारे वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाए जाते थे। सड़कों के किनारे जो या फिर जो भी ऐसी जमीन थे जो इसका इस्तेमाल ना हो रहा था वहां पर बहुत भारी संख्या में पेड़ लगाए गए, लेकिन इसमें कुछ गलतियां भी हुई। यूकेलिप्टस जैसे पेड़ और ऑस्ट्रेलियन बबूल ले आया गया जिसके कारण भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर यहाँ का जो पर्यावरण है इसको बहुत नुकसान पहुंचा। इससे क्यों नुकसान पहुंचा इसको एनवायरमेंट वाले सेक्शन में हम इसको बात करेंगे आगे से। ग्रामीण तथा जनजातीय लोगों की जरूरत ईंधन की लकड़ी, चारा तथा लघु वन उत्पाद को पूरा करना, यहाँ भी इस पर बात किया गया, लेकिन अब ये थोड़ा नियम यहाँ कठोर हो गया, अब इतनी आसानी नहीं रही। अब आगे इसी में देखते हैं वन की उत्पादकता को बढ़ाना ताकि राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। वन की उत्पादकता को बढ़ाना है यानी कि वनों में बार बार वहां पर मानवीय हस्तक्षेप बढ़ेगा। और वनों की उत्पादकता को कैसे बढ़ाएंगे? वनों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो बार देखते चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन से पेड़ काटने लायक हो गया। अब जब वो कट जाएंगे तो फिर से वहां पर नए पौधे का रोपण किया जाना है। जड़ी बूटियों के मामले में कौन सा क्षेत्र है जहां पर की बहुलता में उपलब्ध है, और उपलब्ध है तो फिर उनके संरक्षण के लिए भी उपाय करने होंगे, चाहे पानी की व्यवस्था हो या फिर बाहरी पशुओं के आक्रमण को भी उसको रोकना होगा। वन उत्पाद की उपयोगिता तथा लकड़ी के अनुकूलतम विकल्प को प्रोत्साहन देना। अब यहाँ पर एक बात की गई कि वनों का जो उत्पाद है उस पर निर्भरता कम करना है ताकि और लकड़ी के जो अनुकूलतम विकल्प को प्रोत्साहन देना। लकड़ी के जगह पर यदि आप फाइबर इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी दौर में प्लास्टिक और फाइबर का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा जो कि अब एक नई समस्या अपने आप में लेकर सामने आ गया है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर जन आंदोलन की शुरुआत करने के लिए कदम उठाना जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो तथा वनों पर वर्तमान दबाव कम किया जा सके। वन प्रबंधन के लिए संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत लोगों को शामिल करना। वन प्रबंधन के लिए संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना है ताकि एक संयुक्त वन प्रबंधन का कार्यक्रम चलाया जा सके।
अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति 2018 की। 1988 के बाद जो वन नीति आई 2018 में आई। हालांकि बीच में परिवर्तन होते रहे, संशोधन होते रहे, लेकिन जो मुख्य रूप से 2018 में आई। तो 2018 में जो इस नीति में जो है अधिक बल लकड़ी और वन आधारित उद्योगों पर रखा गया। अब फिर क्या हुआ कि अब देखिए, अब 1988 में हमने क्या किया मतलब राष्ट्रीय जल इसमें क्या किया, अनुकूलतम उपयोगिता, वन उत्पाद पर निर्भरता कम करने की बात की गई। इससे कुछ अलग ढंग से समस्याएं सामने आई, लेकिन अब हमारे पास बेहतर वानिकी के तकनीक हैं और हम वनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लकड़ी और वन आधारित उद्योग, लकड़ी आधारित उद्योगों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। इस पर ध्यान रखा गया। और अधिकार और रियायतें और आदिवासी लोग और वन के भाग को वनों से उत्पादन, वनीकरण द्वारा उत्पादकता को बढ़ाना, ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जैसे कि अधिकार और रियायतें वनों पर। आदिवासी लोग और दूसरा क्या है, आदिवासी लोग और वन, आदिवासी और वन, वनों से उत्पादन, वन से क्या क्या उत्पादन हो सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम की बात की गई, ऐसे ऐसे स्लोगन दिए गए। वनीकरण द्वारा उत्पादकता को बढ़ाना और वन उद्योगों को सुविधाएं प्रदान करना और उसको, और जिससे कि लकड़ी की उपज बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित हो। तो लकड़ी का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया है। मेनली इसका था कि इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाए ताकि लकड़ी का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो सके और जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक है या फिर हानिकारक जो पदार्थ है, फाइबर वगैरह, उस पर निर्भरता कम किया जा सके। इसका उद्देश्य गुणवत्ता वाली लकड़ी के उत्पादन के लिए वन निगमों के पास उपलब्ध अवनति भूमि का उपयोग करना, जो डिग्रेडेड लैंड है उसका इस्तेमाल किया जा सके। जो उत्खात भूमि होता है जो कि डिग्रेडेड हो चुका है, जिसका अवतल जहाँ पर आच्छादन अनवरत जारी है, ऐसे भूमि का इस्तेमाल करना ताकि भूमि को भी रिसाइकल किया जा सके, जमीन को भी रिसाइकल किया जा सके और वहां पर अधिक से अधिक पेड़ लगाकर लकड़ी का उत्पादन बढ़ाया जा सके। यह वैज्ञानिक पहुंच के माध्यम से भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 1/3 33% भाग को वनावरण के तहत लाने पर बल देती है। टाइपो एरर इस बार कुछ ज्यादा ही है, माफी चाहेंगे इसके लिए। अब आगे है यह नीति जो 2018 की है। यह नीति जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर भी ध्यान देता है। जलवायु परिवर्तन पर क्या, जो क्लाइमेट चेंज का जो कंसेप्ट है या फिर जो उसका जो चुनौती है हमारे सामने, उससे लड़ने में भी मदद करता है हमारी वन नीति, क्योंकि यह अधिक से जो 33% वनों की बात की गई है, कार्बन फुटप्रिंट की बात की गई है, कार्बन बैंक की इसमें बात की गई है, ये सारी चीजें हैं इसमें। यह नीति संतुलन बनाए रखने के लिए जंगलों के अंदर और बाहर लंबी अवधि के आधार पर वन्य जीवन की निगरानी करती है। इस ड्राफ्ट में व्यापारिक महत्व के वृक्षों पॉपुलर और यूकलिप्टस को प्रोत्साहित किया गया है। यद्यपि ये गहरी जड़ों और जल शोषण करने वाले वृक्ष हैं। यूकलिप्टस को एक इकोलॉजिकल टेररिस्ट भी कहा जाता है, जो कि जहां होता है वहां आसपास वो पानी की कमी कर देता है, यानी कि भूमि से, जमीन से बहुत ज्यादा पानी का शोषण करता है वो। इनसे भूजल का क्षय होता है। इस नीति में खनन और अन्य उद्देश्यों और क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन के मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया। यहाँ क्या किया गया है कि वन भूमि, इस नीति में खनन और अन्य उद्देश्यों और क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के लिए वन भूमि के परिवर्तन के मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश नहीं डाला गया। अब होता यह है कि माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा जंगल माइनिंग के लिए बहुत बड़े हिस्से को वनों का क्षय हो जाता है, लेकिन इस पर कोई बात इसमें नहीं की गई है। ये इसकी आलोचना है। चलिए एक बार फिर से सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। ये रहे हमारे आज के सारे 1 2 3 4 और 5 प्रश्न। इन प्रश्नों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब आप देखिए 1988 का पहले 2 प्रश्नों का तो हम बात कर चुके थे। तीसरा यदि 1988 के किस प्रकार का परिवर्तन देखा गया। 1988 के पहले वनों के संरक्षण की बात की गई थी, सिर्फ वनों का। अब वनों का संबंध पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी हो गया इसमें। 2018 में जो है वनों का
उद्देश्य यहाँ बदल गया। अब ये औद्योगिक इस्तेमाल के लिए वनों के औद्योगिक इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। अब है भारत में वन नीतियों के क्रियान्वयन पर टिप्पणी करें। वन नीतियां तो लागू बहुत हुई, लेकिन उसका कितना क्रियान्वयन हुआ, उसके क्या है, इस पर चर्चा करें, ये इसका। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।